आप देखें निष्पक्ष दस्तक, मैं हूं राजू यादव। लोकतंत्र का महापर्व चुनाव अंतिम पड़ाव में आ चुका है। इसी क्रम में मैं आपको मिर्जापुर लोकसभा ले चलता हूं, जहां का चुनाव बड़ा रोचक होता नजर आ रहा है। चक्रव्यूह में फंसता मिर्जापुर रोचक परिणाम देने वाला है। यहां पर मां विंध्यवासिनी का पवित्र धाम है, जिसका हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान है। मां विंध्यवासिनी मानव कल्याण के लिए हमेशा कार्य करती रही हैं। भक्त निरंतर वहां अरदास लगाने पहुंचते रहे हैं। इसी क्रम में मिर्जापुर के पक्ष और विपक्ष दोनों प्रत्याशी अरदास लगाने पहुंचते हैं। मिर्जापुर लोकसभा की टक्कर इस बार कांटे की है। अनुप्रिया पटेल का प्लेट लिए सड़कों पर घूम रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भी अपनी ताकत झोंक चुका है। रमेश बिंद को प्रत्याशी बनाकर सपा सुप्रीमो ने अनुप्रिया पटेल का विजय रथ रोकने के लिए रणनीति बनाई है। इस रणनीति को सफल करने के लिए निरंतर सारे दल प्रयत्नशील हैं। यही नहीं, एनडीए गठबंधन में मिर्जापुर सीट पर विजय हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक क्षेत्र की खाक छान रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। अभी विगत कुछ समय में ही अनुप्रिया पटेल अपने बड़े बोलेपन से फंसती नजर आ रही हैं। उन्होंने राजा भैया पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि राजा किसी मां के कोख से नहीं पैदा होता है। राजा वहां लोकतंत्र में मतदाता बनाता से पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि गुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस बार जब 20 मई को आप ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो याद रखिएगा कि इस देश के अंदर अब केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है। उससे जहां राजा भैया छुप छुप कर रणनीति लड़ रहे थे, वहीं अब खुलकर अनुप्रिया पटेल के विरोध में आ गए हैं, जिससे अनुप्रिया पटेल का कब प्लेट चकनाचूर होता नजर आ रहा है। मिर्जापुर लोकसभा सीट फंसती नजर आ रही है। यही हाल रहा राजा भैया का राज या खौफ या लोकप्रियता को देखते हुए प्रधानमंत्री को भी मिर्जापुर में उतरना पड़ेगा। मिर्जापुर लोकसभा से हैट्रिक की आस में उतरी भाजपा अपना दलस कि संयुक्त उम्मीदवार अनुप्रिया पटेल जातीय चक्रव्यूह में फंसती नजर आ रही हैं। दोनों पक्षों के उम्मीदवार अपनी अपनी जातियों, अन्य पिछड़े और दलित जातियों के सारे एक दूसरे को मात देने की कोशिश में जुटे हैं। हालांकि केंद्र और राज्य सरकारों की कल्याणकारी योजनाओं की वजह से तैयार हुए लाभार्थी वर्ग का बल अनुप्रिया को थोड़ा राहत देता है, लेकिन वही की कुछ जनता कहती है हर घर नल, नल से जल की बात तो करते हैं, लेकिन अभी हर घर जल लगा नहीं। जहां लगा वहां जल मिला नहीं, जहां मिला वहां पीने योग्य नहीं। योजनाएं पहुंची तो लाभ नहीं मिल रहा, तो लाभार्थी कैसे आपके होंगे, ये वक्त तय करेगा। कई मुद्दों पर अनुप्रिया पटेल गिरती नजर आती है। अनुप्रिया पटेल ने कई बार कोशिशें की पर रंग नहीं ला सकी। हाईवे को अगर छोड़ दिया जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें खस्ता हाल हैं। शिक्षा के क्षेत्र में काम दे रहा संजीवनी। लोकसभा क्षेत्र में विपक्ष भले ही विकास नहीं होने का मुद्दा गर्म कर रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष के शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों की चर्चा आम जन में है।
दास सुंदरी फूलन देवी और दतुआ का भाई भी यहां से जीत चुका है। इस सीट के मिजाज की बात करें तो यहां पर दास सुंदरी फूलन देवी जीत हासिल कर चुके हैं। जिले की सभी विधानसभा सीटों पर एनडीए का कब्जा है, जो एनडीए के पक्ष में खड़ा होता नजर आता है। विगत चुनाव में प्रिया पटेल ने 2019 के चुनाव में 53.34% वोट पाकर 2,32,008 वोट के अंतर से जीती थी। अनुप्रिया पटेल को 5,91,564 वोट मिले तो सपा के रामचंद्र निषाद को 3,59,556 मत मिले थे, जबकि कांग्रेस के ललितेश पति त्रिपाठी को महज 91,501 पर संतोष करना पड़ा। इस बार सपा और कांग्रेस का गठबंधन है। यह बंधन कितना मजबूत है यह वक्त जाने, लेकिन इस गठबंधन ने सत्ता दल की नाक में दम कर रखा है। यही वजह है कि अनुप्रिया पटेल के क्षेत्र में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को आके सफाई देनी पड़ी और लोगों से अपील करनी पड़ रही। आइए सुनते हैं मिर्जापुर लोकसभा में मुख्यमंत्री ने क्या वादे किए और प्रधानमंत्री ने कैसे अपील की। शक्ति बनने की ओर अग्रसर हुआ है। एक ऐसा भारत जो दुनिया के अंदर अपना सम्मान मजबूती के साथ बढ़ाया है। 10 वर्ष में जिस भारत ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया है, 10 वर्ष के अंदर जिस भारत ने विकास के नए नए प्रतिमान स्थापित करने का काम किया है, 10 वर्ष के अंदर गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से चेहरा देख करके नहीं, जाति मत और मजहब देख करके नहीं, बल्कि सबका साथ और सबके विकास के मंत्र के माध्यम से 140 करोड़ जनता को परिवार मान करके भारत के विकास में उनका योगदान हो सके और भारत अपने नागरिकों के जीवन में खुशहाली ला सके, इस विश्वास के साथ कार्य किया है। बहनों और भाइयों, आज इस नए भारत में विरासत है तो विकास भी है, सुरक्षा है तो सम्मान भी है, गरीब कल्याण है तो समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को अंत्योदय से राष्ट्रोदय की इस यात्रा के साथ उसको भी सहभागी बना करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत बखूबी आगे बढ़ा रहा है। बहनों और भाइयों, देश और दुनिया के भारत आज दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त किया है और उत्तर प्रदेश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जो यात्रा प्रारंभ की है, हमारा ये मिर्जापुर जनपद, सोनभद्र जनपद उसका उदाहरण है। आपने देखा होगा काशी में काशी विश्वनाथ धाम है, आज नए रूप में पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए भगवान श्री राम लला को विराजमान करने का काम भी अयोध्या धाम में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया है। और यह विंध्यवासिनी का धाम, जहां पे पहले नवरात्रि के दौरान लोग सशंकित रहते थे, पता नहीं कब क्या हो जाए। बहनों और भाइयों, आज विंध्यवासिनी धाम में भी मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर अंतिम यानी उस कार्य पूरा होने के अंतिम छोर में है और अब लाखों श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी का दर्शन कर सकता है। रोपवे की सुविधा त्रिकोण में उपलब्ध हो रही है। कोई श्रवण कुमार को अपने बुजुर्ग मां बाप को कंधे में कावड़ में ले जाकर के दर्शन करने की नौबत नहीं आएगी, बल्कि रोपवे मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में
अब इस सुविधा को और आसान कर देगा। बहनों और भाइयों, विकास की यात्रा कोई सोचता था इस जनपद में और सोनभद्र जनपद में ही मेडिकल कॉलेज बनेगा, कोई सोचता था इस कमिश्नरी में विश्वविद्यालय बनेगा, कोई सोचता था यहां के गरीबों के मकान बन पाएंगे। आज लगभग अकेले मिर्जापुर जनपद में 1 लाख से अधिक गरीबों को मोदी जी ने सिर ढकने के लिए एक प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराया है। और कोल जाति के लोगों को तो जनपद मिर्जापुर और सोनभद्र में 100% सिचुएशन के लक्ष्य को हर जनजाति समुदाय के लोगों को, चाहे वह गौड़ जाति का हो, चेरो हो, थारू हो, मुसहर हो, इन सबको 100% आवास से आच्छादित करने का कार्य आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। बहनों और भाइयों, ये मई का महीना है। याद करिए 2014 के पहले एक बूंद पानी के लिए यहां की आम जनता तरसती थी। आजादी के 70 वर्षों तक ये चलता रहा, लेकिन हम आभारी हैं मोदी जी के, जिन्होंने हर घर नल की योजना से आज मिर्जापुर और सोनभद्र को भी सिचुएट करने का काम किया है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए हम कहने के लिए आए हैं, चुनाव के 6 चरण पूरे हो चुके हैं। 7वें चरण में आपको 1 जून को मतदान करना है। बहनों और भाइयों, मैं आपसे ये अपील करने के लिए आया हूं, देश की जो आवाज है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, कहीं भी हम जाते हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कामरूप से लेके कच्छ तक, एक ही आवाज है, एक ही स्वर है, एक ही नारा है, और वह है कि फिर एक बार और अब की बार 400 पार। तो 400 पार के इस अभियान में मिर्जापुर और रावर्सगंज में भी एनडीए के प्रत्याशी विजयी होने चाहिए। इस बात का आश्वासन मोदी जी को आज यहां की जनता जनार्दन की ओर से चाहिए। और बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे यही कहने के लिए आया हूं, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों ने आजादी के बाद सर्वाधिक समय तक देश में भी और प्रदेश में शासन किया। जिन लोगों ने आपको एक बूंद पानी के लिए तरसाया था, जिन लोगों की नीतियों के कारण यह क्षेत्र नक्सलवाद की चपेट में आया था, जिन लोगों ने आपको विकास से वंचित किया था, जिन लोगों ने यहां के संसाधनों पर माइनिंग माफिया को यहां पर कब्जा करने की खुली छूट दी थी, जिन लोगों ने मेडिकल कॉलेज के लिए मिर्जापुर को और सोनभद्र को तरसाया था, जिन लोगों ने आपको विश्वविद्यालय के लिए तरसाया था, यह सही समय है। और मोदी जी जो कहते हैं कि यही समय है, सही समय है, उनको अपने वोट के लिए तरसाइए, उनको इस बात के लिए तरसाइए कि तुमने हमारी पीढ़ियों को खराब किया है, अब तुम्हें भारत की राजनीति से विदा करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए कार्य करेगा, एक एक जनता जनार्दन कार्य करेगी। और इसी विश्वास के साथ हम आए हैं कि मिर्जापुर लोकसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी को अपना दल इसने प्रत्याशी बनाया है। और मोदी जी अपना आशीर्वाद और समर्थन के साथ ही आप सबसे आह्वान करने के लिए आए हैं कि आपका आशीर्वाद तीसरी बार अनुप्रिया जी को प्राप्त हो। बार ये बुढ़वा मंगल और भी विशेष है, क्योंकि 500 साल बाद ये पहला बड़ा मंगल होने वाला है जब बजरंगबली के प्रभु राम अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में विराजे होंगे।
और ये इतनी बड़ी खुशी है, इतनी बड़ी खुशी है कि शायद हम सबसे ज्यादा बजरंगबली खुश होते होंगे। भाई बहन, जरा मेरे एक सवाल का जवाब देंगे आप? मेरे एक सवाल का जवाब देंगे आप लोग? आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? 500 साल बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर, बजरंगबली की खुशी, ये मंगल अवसर किसके कारण आया? किसके कारण आया? किसके कारण आया? किसके कारण आया? ये पुण्य काम किसने किया? ये पुण्य काम किसने किया? आपका जवाब गलत है। आपको भी पता नहीं है कि इतना बड़ा पुण्य काम आपके एक वोट ने किया है। ये आपके वोट की ताकत है कि आज राम मंदिर भी बना है और जैसा योगी जी ने कहा, यहां मां विंध्यवासिनी का भव्य नव्य कॉरिडोर भी बन रहा है। और संयोग देखिए, 4 जून को भी बड़ा मंगल है। ये जो कुछ नौजवान चित्र लेकर के आए हैं, वो हमारे साथी कलेक्ट कर लेंगे। आपका प्यार मुझ तक पहुंच जाएगा। उधर भी 2 लोग हैं, जरा ले लीजिए भाई। आप सबको संतोष हो गया? धन्यवाद जी। साथियों, 4 जून को बड़ा मंगल के दिन फिर एक बार 6 चरणों में देश ने तीसरी बार बीजेपी एनडीए की बहुत मजबूत सरकार बनाना पक्का कर दिया है। भाइयों और बहनों, भारत ने तीसरी बार मोदी सरकार बनाने का मन क्यों बनाया? इसका सीधा सीधा कारण है नेक नियत, नेक नीतियां और नेशन फर्स्ट, मेरा देश सबसे ऊपर, राष्ट्र निष्ठा। आप मुझे बताइए साथियों, आप जरा एक एक चीज में बात करता हूं ना, मैं भाषण नहीं करूंगा आज आपसे बातें करूंगा। ठीक है? चलेगा ना? अच्छा, आप मुझे बताइए, जरा सोचिए, आप अपना घर बनाते हैं और घर बनाने के लिए किसी मिस्त्री को लगा देते हैं। ये नारे वगैरह बताइए, लेकिन बीच बीच में जब जगह हो न तब बुलाइए। ठीक है? और फिर 1 जून को भी करना पड़ेगा, 4 जून को तो बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, तो थक जाओगे। अच्छा, हम अपना घर बनाते हैं, और एक मिस्त्री या किसी काम करने वालों को तय करते हैं। क्या कभी कोई सामान्य मानवी भी अपना घर बनाने के लिए
जो मिस्त्री रख लें, 1 महीने के लिए ये मिस्त्री काम करेगा, दूसरे महीने दूसरा मिस्त्री आएगा, तीसरे महीने तीसरा मिस्त्री आएगा, चौथे महीने चौथा मिस्त्री आएगा, तो घर बनेगा क्या? घर बनेगा क्या? जो घर बनेगा वो रहने लायक बनेगा क्या? आंखों को अच्छा लगे ऐसा बनेगा क्या? वो घर किसी को दिखाने लायक बनेगा क्या? सामान्य मानवी को भी मालूम है, एक छोटा सा घर भी बनाना है तो बार बार मिस्त्री नहीं बदलते भाई। अब ये सपा कांग्रेस इंडी गठबंधन ये कह रहा है कि 5 साल में 5 प्रधानमंत्री। अब बताइए भाई, ये 5 साल में 5 प्रधानमंत्री कोई रखता है क्या? अरे कोई मिस्त्री नहीं रखता तो ये प्रधानमंत्री क्या? अब ये क्योंकि उनको बांट के खाना है, वो कहते हैं 5 साल में 5 प्रधानमंत्री है। अब बताइए, जहां प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी बचाने में ही लगा रहेगा तो वो क्या देश को मजबूत बना सकता है क्या? इसलिए देश ने तय किया कि मजबूत देश के लिए प्रधानमंत्री भी मजबूत होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तभी एनडीए को इतना भारी जनादेश मिल रहा है। समाजवादी पार्टी पर अपना वोट कोई बर्बाद नहीं करना चाहता। मुझे बताइए भैया, हम लोग, हमारे उत्तर प्रदेश के लोग राजनीति को समझने में बड़े माहिर हैं। यहां तो गांव का बच्चा भी राजनीति समझ जाता है। कोई समझदार कभी भी, अब मान लीजिए कोई कंपनी डूब रही है तो उस कंपनी का शेयर कोई खरीदेगा क्या? आप बताइए ना, खरीदेगा क्या? 10 रुपये का शेयर भी खरीदेगा क्या? जो डूबता है उसमें कोई पैसा डालेगा क्या? जो डूब रहे हैं उसको कोई वोट देगा क्या? देगा क्या? पता ही है कि इनका डूबना तय है तो कौन वोट डालने की गलती करेगा भाई? सामान्य मानवी वोट उसी को डालेगा जिसकी सरकार बनना तय है। आप बताइए, आप मिर्जापुर में चौराहे पर जाके खड़े रहिए, किसी भी 100 लोगों को पूछिए कि मैं बताओ भाई किसकी सरकार बनेगी, 90 लोग क्या बोलेंगे? बताइए क्या बोलेंगे? तो फिर वोट उसको ही देना चाहिए नहीं देना चाहिए? उसको ही देना चाहिए नहीं देना चाहिए? वोट बर्बाद करना चाहिए क्या? भाइयों और बहनों, इंडी गठबंधन वालों को देश अच्छी तरह जान गया है। ये लोग गौर सांप्रदायिक हैं, ये लोग गौर जातिवादी हैं, ये लोग गौर परिवारवादी है। जब भी इनकी सरकार बनती है तो इसके आधार पर ही फैसला लेते हैं। अभी देखिए, यहां पर चुनाव हुए, हमारे यादव समाज में इतने होनहार लोग हैं, इतने होनहार लोग हैं, लेकिन उन्होंने अपने परिवार के लोगों को ही टिकट दिया, बाहर के एक भी को नहीं दिया। साथियों, इतने दशकों तक देश ने बम धमाके झेले हैं, आतंकवाद ने सैकड़ों जीवन तबाह किए हैं, और हमारे सपा वाले क्या करते थे?
कानून व्यवस्था और समाजवादी पार्टी का 36 का आंकड़ा है। जो आतंकी पकड़े जाते थे उनको भी ये सपा वाले छोड़ देते थे। जो पुलिस अफसर इसमें आनाकानी करता था, सपा सरकार पुलिस वाले को सस्पेंड कर देती थी कि तुमने आतंकवादी को पकड़ा क्यों, घर जाओ। साथियों, मिर्जापुर को तो इन्होंने बदनाम करके रखा था। इन्होंने पूरे यूपी को, पूर्वांचल को माफिया का सुरक्षित ठिकाना बना दिया था। जीवन हो या जमीन कब छिन जाए कोई नहीं जानता था। और सपा सरकार में माफिया को भी वोट बैंक के हिसाब से देखा जाता था। अब ऐसा नहीं है। अब हां, हमारे योगी जी और उनकी पूरी सरकार मेरा जो स्वच्छता अभियान है ना, उसको बड़ी बहादुरी से आगे बढ़ा रहे हैं। यहां पर यहां बराबर सफाई चली है। सपा सरकार में पहले जनता थर-थर कांपती थी, अब भाजपा सरकार में माफिया थर-थर कांप रहा है। भाइयों और बहनों, अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए इंडी गठबंधन वाले, समाजवादी पार्टी वाले कोई भी हद पार कर सकते हैं। अब तो इनके निशाने पर हमारे देश का पवित्र संविधान भी अब इनके निशाने पर है। ये दलित, पिछड़ों, आदिवासियों के हक लूटना चाहते हैं। हमारा संविधान साफ साफ कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण हो ही नहीं सकता। इनके इरादे कितने खतरनाक हैं, इससे जुड़ा एक नया खुलासा मैं आज कर रहा हूं। 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय जनवरी महीने में सपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। 2012 तब सपा ने अपने घोषणा पत्र में कहा था, जैसे दलितों को, पिछड़ों को आरक्षण मिला है, वैसे ही मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। ये सपा ने 2012 के घोषणा पत्र में कहा था। सपा ने डंके की चोट पर कहा था कि वो इसके लिए संविधान तक बदल देगी। इसके बाद आप नीचे रखो भैया, पीछे परेशान हो रहे हैं। पहला आप अपने बेटे को कंधे पे बिठाए रखा, लोग परेशान हुए। अब आप दूसरे का चित्र उठा के ले आए, फिर लोगों को परेशान कर रहे हैं। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में सपा ने फिर अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें फिर सपा ने मुसलमानों को आरक्षण देने का ऐलान किया। देखिए इनकी आदत। और इतना ही नहीं, सपा ने घोषणा की थी कि पुलिस और पीएससी में भी 15% आरक्षण मुसलमानों को दिया जाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं ये लोग अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए किस तरह
एससी, एसटी, ओबीसी का हक छीनने पर तुले हुए थे। भाइयों बहनों, मैं भी आप में से कईयों की तरह अति पिछड़े समाज से निकल करके यहां पहुंचा हूं। मुझे उनकी पीड़ा मालूम है। पिछड़ों ने कैसी जिंदगी जी है वो मुझे मालूम है। उसको भी ये लूटना चाहते हैं। सरकार में आने के बाद इन्होंने अपनी मनमानी भी की, लेकिन मामला तब से सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है। बावजूद इसके ये पिछले दरवाजे से ओबीसी का हक, अति पिछड़ों का हक मुसलमान को देते रहे हैं। लेकिन बार बार कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट इसको रोक लगाती है, गंभीर सवाल पूछती है, मामले लटके रहते हैं। अब इसलिए इन्होंने क्या सोचा है कि अब इंडी वालों ने तय किया है कि मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए एससी, एसटी, ओबीसी, अति पिछड़ों का आरक्षण छीनने के लिए अब वो आखिरी उपाय खोज लिया है। और वो आखिरी उपाय है उनका संविधान में बदल लाना, संविधान में लिख देना। वो कहते हैं कि संविधान में लिखेंगे मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। और इसलिए ये लोग संविधान बदलना चाहते हैं। ये कोर्ट कचहरी के झंझट को एक बार में ही खत्म करना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाई बहन, क्या आप ये होने देंगे? क्या आपका हक जाने देंगे? क्या वोट बैंक के आधार पर हक छीना जाएगा? क्या बाबा साहब आंबेडकर की पीठ पे छुरा भोंकने देंगे? क्या संविधान का अपमान होने देंगे? क्या संविधान की हत्या करने देंगे? साथियों, सपा कांग्रेस के लोग वोट बैंक को समर्पित है। वही मोदी गरीब, दलित, पिछड़ों के हितों के लिए समर्पित है। मोदी 5 साल तक मुफ्त अनाज दे रहा है। मोदी 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज दे रहा है। अब तो मोदी की गारंटी है, जितने भी परिवार हैं, मोदी हर परिवार के बुजुर्ग को मुफ्त इलाज कराएगा। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि से मिर्जापुर के किसानों के खाते में करीब 1000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। मोदी ने 4 करोड़ पक्के घर बनाकर दे दिए। 3 करोड़ पक्के घर गरीबों को और मिलने वाले हैं। ये एक एक घर लाखों रुपए का है जो माता बहन के नाम पर मिल रहा है। आपने देखा मुख्यमंत्री जी कितनी भावनात्मक धर्म के आधार पर अयोध्या विंध्याचल के नाम पर मतदान की अपील कर रहे हैं। वही प्रधानमंत्री देश के नाम पर, अस्तित्व के नाम पर, विकास के नाम पर वोट की मांग कर रहे हैं। खैर, राजा कोई हो, लेकिन लोकतंत्र के महापर्व की विशेषता यह है कि जब भी आचार संहिता लागू होती है, जनता अपने आप को किसी महाराजा से कम नहीं आंकती है। जनता के द्वार पहुंचती है सरकार, कितना बड़ा भी हो, लेकिन उसे जनता के द्वार पर हाजिरी लगानी ही पड़ती है। अब देखना यह है कि मिर्जापुर का मतदाता किसका बनेगा भाग्य विधाता, ये वक्त तय करेगा। 1 जून को मतदाता जिसका भाग्य विधाता बनना होगा वो बन जाएगा और 4 जून को उसका रिजल्ट आएगा। लेकिन तब तक के लिए निष्पक्ष दस्तक आप सभी मतदाताओं से अपील करता है, जिन जिन मतदाताओं का नाम है, कृपया करके लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी बने और अपनी हिस्सेदारी निभाएं। मतदान जरूर करें, ये आपका लोकतांत्रिक कर्तव्य है, अधिकार है। और इसी मतदान के माध्यम से आप अपने भाग्य विधाता भी बन सकते हैं। अब आपको क्या करना है ये आप ही जाने,
मेरा काम था सिर्फ आपको जरा सा जागृत करना। यूँ कहें कि हनुमान जी हैं मतदाता, सिर्फ हम उन्हें सिर्फ उनके शक्ति का याद दिला रहे हैं। लेकिन फिर भी अपील करता हूं, आप मतदान करने जरूर जाएं। धन्यवाद।